नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। ऑटो पर सवार महिला से अपराधियों ने छीन लिया मोबाइल। पब्लिक से गिरते देख बाइक और चप्पल छोड़ भागे बदमाश। दो शातिर अपराधी गिरफ्तार, कई कांडों का हुआ उद्भेदन। और जिले के कई अलग अलग क्षेत्रों में हुई अगलगी की घटना में करोड़ों की संपत्ति जलकर हो गए राख। दर्जनों मवेशी की भी चली गई जान। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हाईवे पर राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह के दो शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर कई मामलों का खुलासा कर दिया। दरअसल सरैया थाना की गश्ती कर रही पुलिस टीम को देखकर भाग रहे बाइक सवार दो शातिर को पुलिस ने दबोच लिया। दोनों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों ने बताया कि वे राह चलते लोगों से हथियार के बल पर लूटपाट करते हैं। दोनों की पहचान कथैया थाना के असवारी बंजरिया निवासी विकास कुमार और पारू थाना के हीरापुर निवासी दिलीप कुमार के रूप में हुई है। पिछले 14 मार्च को सरैया में हुई एक फाइनेंस कर्मी से इन्हीं लोगों ने लूटपाट की थी। पुलिस ने लूटी हुई पल्सर बाइक भी बरामद कर लिया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 देसी लोडेड कट्टा, एक चाकू, लूटा हुआ मोबाइल और 2 बाइक बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन ने बताया कि दोनों ने आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि इनके गिरोह के और कई लोगों का नाम सामने आया है जिनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। दिनांक 10/4/23 को रात्रि करीब 10:30 बजे थानाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह, पुअनी सत्येंद्र कुमार पांडे, सहनी संतोष कुमार ठाकुर, परिश्रमान पुअनी मिथिलेश कुमार गुप्ता, परिश्रमान पुअनी रोशन कुमार सिंह और थाना के सशस्त्र बल द्वारा रात्रि गश्ती किया जा रहा था। उसी क्रम में मोतीपुर, सरैया से मोतीपुर जाने वाले रोड में समा इंटरनेशनल स्कूल के पास एक बाइक पे 2 सवार आते हुए दिखाई दिए, जिनको रुकने का इशारा किया गया तो भागने लगे। सशस्त्र बल के सहयोग से उनको पकड़ा गया और तलाशी के क्रम में उनके पास से, दोनों के पास से एक देसी कट्टा लोडेड और गोली जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ क्रम में इनके द्वारा विभिन्न कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई। मेन कांड जिसमें बरामदगी हुआ है सोनाटा फाइनेंस, 14/3/23 को सोनाटा फाइनेंस कर्मी से लूटी गई पल्सर मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम विकास कुमार पिता चंदेश्वर सिंह, साकिन असवारी बंजरिया, थाना कथैया, जिला मुजफ्फरपुर है। दूसरे का नाम दिलीप कुमार पिता राजकिशोर राय, साकिन हीरापुर, थाना पारू, जिला मुजफ्फरपुर है। इनके पास से बरामदगी 2 देसी कट्टा लोडेड, 1 पीस चाकू जो कि घटना में प्रयुक्त हुआ है, लूट की 1 मोबाइल ओप्पो कंपनी का, 1 बटन वाला छोटा मोबाइल, लूटी गई पल्सर मोटरसाइकिल 1 और लूट में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल 1। इन अपराधियों पर पहले से भी कोई मुकदमा दर्ज है? हाँ, इन अपराधियों पर पहले से ही मुकदमा दर्ज है। अभी हमको 4 कांड के बारे में जानकारी मिली है। आगे इनके आपराधिक इतिहास के बारे में पता लगाया जा रहा है। आपराधिक कांडों में इन्हें सजा हुई है या नहीं इससे पहले? अभी इनको सजा नहीं हुई, अभी गिरफ्त से बाहर थे, अभी गिरफ्तार हुए हैं।
बाइक सवार दो बदमाश एक महिला का मोबाइल छीनकर भागने लगे। महिला ने हिम्मत कर बदमाशों से भिड़ गई। घिरते देख दोनों बाइक और चप्पल छोड़कर भाग गए। दोनों के भागने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मामला मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र गरहा चौक की है। घटना के बाद कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी मची रही। जिस दिशा में अपराधी भागे उस दिशा में स्थानीय कुछ लोग पीछा भी किए, लेकिन बदमाश पकड़ में नहीं आ सके। मौके पर पहुंची पुलिस बिना नंबर की बाइक को जब्त कर थाने ले गई। आशंका जताई जा रही है कि बाइक चोरी की है। पीड़ित महिला दादर निवासी पूनम देवी ने बताया कि वे परिवार के साथ ई रिक्शा में बैठकर मेला देखने गरहा जा रही थी। उसके हाथ में मोबाइल था। इस बीच पीछे से आए बाइक सवार दो बदमाशों ने झपट्टा मारकर हाथ से मोबाइल छीन लिया। आगे बैरिकेडिंग देखकर बदमाश बाइक घुमाकर भागना चाहा, तब तक वे ऑटो से उतरकर बदमाश का हाथ पकड़ ली। इसके बाद दोनों बाइक और चप्पल छोड़कर पैदल ही भीड़ का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। थानेदार अरुण कुमार ने बताया कि बाइक का चेचिस नंबर के आधार पर उसके मालिक को चिन्हित किया जा रहा है। मोबाइल हम लोग जैसे कि जा रहे थे ऐसे मेला देखने जा रहे हैं हम लोग, तो मोबाइल इसे छीन के भाग गया है। इसे चलता गाड़ी से मोबाइल छीन के भाग गया है। कहाँ पे छीना? ये गढ़ा चौक पे। क्या मतलब ये मेला देखने जा रहे थे, किस गाड़ी से था? ऐसी से टोटो से। आप टोटो से जा रहे थे? जी। कितने लोग और टोटो में थे? टोटो में हम लोग ऐसे, मेरा बच्चा है 3, मेरी बहन है 2, मेरी ऐसे हम है ऐसे। अच्छा, मोबाइल से फोन से बात कर मोबाइल से जैसे कि हाथ में रखी हुई थी तो वही छीन लिया। ऐसे छीन के भागा। छीनने की कोशिश की है वो, लेकिन छीनने की कोशिश की है लेकिन फिर भी वो ऐसे झपट्टा मार के भाग गया। कौन कंपनी का मोबाइल? कंपनी कौन कंपनी का था इसे? रियलमी 2 था। मेरी बहन का मोबाइल है। जी हाँ। बाइक से था क्या अपराधी? जी, उस लोग बाइक से था ना, तो हम लोग दौड़े हैं ना, तो बाइक को छोड़ के भाग गया। तीनों का बाइक? हाँ, दो लोग से था वो लोग? जो 2 लोग से था। हुआ है कि जब अपना हमें जैसे चल रहे हैं वैसे जा रहे हैं, अपना ध्यान से जा रहे हैं। और ये लोग बोला जो कि एक बोला जो कि अंकल जी मोबाइल छीन लिया। हम अरे तब देख रहे हैं तो सही में एक आदमी गाड़ी से गिरा है उस साइड और दोनों भाग गया। जब तक गाड़ी अपना साइड में किए तब तक भाग गया गाड़ी छोड़ के। हाँ, 2 आदमी। हम ऑटो लेकर के जा रहे थे इधर मेला जा रहे थे दिखाने। क्या लोग था वो लोग? वो 2 आदमी से है। कितना उम्र होगा? वही 25। दोनों लड़का ही था? दोनों लड़के ही था। 2 आदमी से? 2 आदमी। कपड़ा उपड़ा का साथ पहने में देखा कोई कपड़ा? नहीं, कपड़ा का उतना अथी नहीं, सफेद का कलर का है, लेकिन सफेद है उतना। एक भागा हो? इस तरफ भागा, इस तरफ। जी। स्मार्ट सिटी कंपनी की परामर्शदात्री समिति की बैठक मंगलवार को मुजफ्फरपुर के नगर भवन में की गई। सांसद अजय निषाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, मेयर निर्मला साहू, डिप्टी मेयर मोनालिसा सहित समिति के सभी सदस्य शामिल हुए। बैठक में स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के एमडी से नगर आयुक्त नवीन कुमार ने आगामी प्रोजेक्ट को बताते हुए अभी चल रही योजनाओं की जानकारी दी। सांसद अजय निषाद ने कहा कि मुजफ्फरपुर जिले को स्मार्ट सिटी घोषित किए कई वर्ष होने के बावजूद मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी का कार्य धीमी गति से हो रहा है, जिसे और तेज किए जाने की जरूरत है। वहीं उप मेयर मोनालिसा ने कहा कि स्मार्ट सिटी का काम स्मार्ट तरीके से होता नजर नहीं आ रहा है, जिसके कारण जिले की जनता को बरसात में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं मेयर निर्मला साहू ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किए गए कार्यों की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए। मेयर ने भी कहा कि शहरवासियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसे जल्द से जल्द निजात दिलाई जाए। एडवाइजरी फोरम की स्मार्ट सिटी की बैठक हुई है, जिसमें स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चल रही सभी परियोजनाओं की जानकारी एडवाइजरी फोरम को दी गई है। उनके जो सुझाव और जो उनका कंप्लेन वगैरह भी जो था, उनका निराकरण के लिए हम आगे जो है कार्रवाई करेंगे। नहीं, पिछले बार में 1-2 बैठक में कुछ हुआ था ऐसा, लेकिन आज का बैठक बहुत बढ़िया रहा और मैंने फिर आग्रह किया है कि अगली बैठक जो है
शीघ्र करें, क्योंकि पिछली बैठक का जो सूचना गया था वो वेब के मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू था। तो सभी जितने भी मेंबर हैं एडवाइजरी कमेटी के, वो लोग बोले कि नहीं, हम लोग मीटिंग ये स्वीकार नहीं करेंगे। तो उसी के बाद हमने मीटिंग को कैंसिल किया और ये आज फिजिकली बैठक किए हैं। आज आपके द्वारा कौन कौन सी सलाह दी? तो जो शहर में जो अभी नया जो ट्रैफिक सिस्टम आया है, तो उसमें जो पोल किनारे जो बेकार जो टेलीफोन के खंभे हैं, बिजली के खंभे हैं, उनको साइड करें, क्योंकि अब जनता को फाइन लग रहा है। तो सड़कें भी स्मूथ होनी चाहिए। जगह जगह जो गड्ढे वाली सड़कें हैं, उनको मैंने कहा है कि जो रबड़ वाला जो रोड बनता है, जो उससे बरसात में भी खराबी नहीं होती है रोड जल्दी, और रोड भी स्मूथ हो जाता है और रोड का हाइट भी नहीं बढ़ता है। तो सड़क के निर्माण पे ज़्यादा जोर दे रहे नगर निगम। हम लोगों ने जो समस्या, शहर की समस्या भी, जगह जगह रोड खोदे हुए हैं, आम लोग इतनी परेशानी हो रही है, हर जगह जाम है और कहीं पर भी मतलब स्मार्ट सिटी के द्वारा वहाँ पे पानी का छिड़काव नहीं किया जाता है। हम लोगों के लिए जो पब्लिक हित में जो काम होना चाहिए वो स्मार्ट सिटी के द्वारा नहीं हुआ अभी तक। जितना सा काम योजना में है पूरी तरह से भी सफल नहीं हुई है। उसी पर आज हम लोग की बैठक हुई है। अभी जगह जगह यहाँ बहुत जगह से पेड़ काट दिए गए हैं, रोड टूटा हुआ है, एक प्रॉपर वे में सुचारू रूप से काम नहीं हो रहा है। पहले रोड बनती है, फिर टूटती है, फिर बनती है। अगर एक सुचारू ढंग से अगर रोड का यहाँ का निर्माण हो तो आम लोग को भी परेशानी नहीं होगी। और जाम से तो आए दिन किसी लोग परेशान है, इस पर भी एक स्कीम चला कर के काम होना चाहिए। तो आज स्मार्ट सिटी का काम है, हाँ, लग तो नहीं रहा है स्मार्ट सिटी का काम है। तो आयुक्त महोदय ने कहा अभी समय लग रहा है, थोड़ा जल्दी इस पर पूर्ण रूप से काम सही से होगा। तो इसी पर तो हम लोग की बैठक है। जो सुझाव है, जो परेशानी हम लोग सभी लोगों ने इसके सदस्य ने इसे उनको अवगत कराया है। आज मैं यहाँ स्मार्ट सिटी की तरफ से हो रहे कामों की चर्चा पर बात करने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए थे और लोगों ने अपनी समस्याएं, जनता ने अपनी रखी हैं। जैसे नाले से नाले की कनेक्टिविटी नहीं है, जैसे पानी का आउटफ्लो कैसे होगा, जो पोल हैं, जो बिजली के पोल हैं कोई बीच में हैं या फिर टेलीफोनिक पोल हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है तो उसे भी हटाने की बात हो रही है। या फिर ट्रैफिक सिग्नल हैं, जो मेन टावर चौक है वहाँ पर रेड लाइट और ट्रैफिक सिग्नल है ही नहीं, जो मेन मुजफ्फरपुर शहर का मेन जंक्शन है तो वहाँ लगाने की बात हुई है। और सभी बहुत सारे मैटर पर भी चर्चा हुई है। तो हम लोग हैं, आगे देखते हैं। स्मार्ट सिटी हमारा मुजफ्फरपुर स्मार्ट तो बनेगा, ऐसे ही हम लोग बैठक एक महीने पे करते रहेंगे। सीवरेज को लेकर पूरे शहर को खोद दिया गया है, पर कहीं भी उसका आउटलेट तो बना ही नहीं गया है। आउटलेट बनाने की बात हम लोग मीटिंग में किए हैं, वो आगे बैठ के विचार विमर्श किया जाएगा। और बारिश भी हो जाएगी। बारिश तो आएगी, थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन थोड़ा हम लोगों को समझना होगा प्रॉब्लम को। और अभी स्मार्ट सिटी के तहत जो पूरे शहर को खोद के रख दिया गया है और 1 महीने के बाद बारिश आ रही है, किस तरह सर ये हम लोगों ने इस बात को लेकर नगर आयुक्त से भी बात की है। ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक ढंग से काम होना चाहिए। जैसे एक एरिया पे अगर हम काम शुरू करें तो पहले उस एरिया को पूरा कर ले, क्योंकि पब्लिक परेशानी में तो आती है, जाम की समस्या भी होती है, लोगों को आने जाने में भी दिक्कत होती है। तो एक एरिया से होते हुए काम हो तब दूसरे एरिया में हम जाएं। और ये थोड़ा तो गलत हुआ है कि पूरे शहर में ही एक साथ काम स्टार्ट हो गया है, तो लोगों को इससे परेशानी तो हो रही है। मंगलवार को मुजफ्फरपुर आमगोला के एक विवाह भवन में भाजपा अति पिछड़ा मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विकास गुप्ता की अध्यक्षता में ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा नेताओं ने महात्मा ज्योतिबा फूले की तस्वीर पर पुष्पांजलि कर किया। उसके बाद पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व विधायक बेबी कुमारी सहित कई भाजपा नेताओं ने अपना विचार प्रकट किया। मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने महात्मा ज्योतिबा गोविंद राव फूले की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महात्मा फूले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी और लेखक भी थे। वहीं मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विकास गुप्ता ने कहा कि महात्मा फूले क्रांतिकारी थे एवं उन्होंने प्रथम महिला विद्यालय की नींव रखी थी। आज ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर सभी ने उनके बताए मार्ग पर चलने का निर्णय लिया है। इस मौके पर महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष राशि खत्री, विवेक कुमार सहित कई भाजपा नेता उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान
महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जयंती मनाया जा रहा है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ओबीसी में मोर्चा में सैकड़ों कार्यकर्ता का ज्वाइनिंग भी हुआ है और इस सामाजिक सप्ताह में हम लोगों का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को सदस्यता दिलवाया जाए। साथ ही साथ मैं अपने इस मोर्चा के माध्यम से और महात्मा ज्योतिबा फुले जी के बारे में बताना चाहता हूँ। वो एक महान समाज सुधारक भी रहे हैं। उन्होंने महिला के उत्थान, शिक्षा, बाल विवाह, विधवा विवाह, ये सब पे उन्होंने काम किया है। और मैं भी यही आग्रह करूँगा कि आगे जो हम लोग का जो आगे जो जनरेशन हो उसका भी समाज का सुधार हो, विकसित हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक न्याय सप्ताह चल रहा है। जो सामाजिक न्याय सप्ताह 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस से प्रारंभ हुआ है और 14 अप्रैल को बाबा भीम साहब राव अम्बेडकर जी के जन्म जयंती पर इसका समारोह होगा। इसी सप्ताह के अंतर्गत आज ओबीसी मोर्चा के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती और ओबीसी वर्ग के लोगों का भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण का आज का कार्यक्रम रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, इससे पूर्व में इस तरह का काम किसी सरकार ने नहीं की थी। तभी तो उस वक्त इस समाज के द्वारा नारा दिया गया था कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया। वोट भी तुम्हारा, राज भी तुम्हारा। इस तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी आज काम कर रही है और हर समाज के अंतिम पैदान में बैठे हुए लोगों को किस प्रकार अगली पैदान पर उनको लाया जाए, इस पर भारतीय जनता पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का शासन इसमें सतत प्रयासरत है और लगा हुआ है। और ये अगर प्रयास हमारा इसी प्रकार से जारी रहता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहती है, तो वो दिन दूर नहीं कि इस देश में कोई अगड़ा और कोई पिछड़ा नहीं बचेगा। पूरा देश एक समान हो जाएगा और एक जो अच्छे भारतवर्ष की परिकल्पना है, उस परिकल्पना को पूरा करने का काम होगा। भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र के बैरेठा में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 18 वर्षीय अमित कुमार के रूप में हुई है। घटना से गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम कर दिया और मुआवजे की मांग पर अड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कुमार अभिषेक मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया। बताया गया कि दोपहर में घर से खाना खाकर अमित निकला था। उसी दौरान बैरेठा चौक के पास ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। आनन फानन में इसे इलाज के लिए SKMCH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। गांव में शव पहुंचते परिवार में कोहराम मच गया। मिली ये जानकारी मेरे आने से पहले, मतलब हम यहाँ नहीं थे गांव में, हम मुजफ्फरपुर रहते हैं शुरू से। तो वही मतलब खाना, मतलब पहले चौड़ में गया था। चौड़ में जाने से पहले चौड़ में घर गया और घर में खाना खाने से पहले एक कॉल आया, वही लड़का का जो हॉस्पिटल में भी भर्ती है। तो लड़का का कॉल आया, वो सीधा मतलब निकले घर से और उसके साथ निकल गए उधर बाज़ार बगल। और बाज़ार बगल निकल गए तो हमको मतलब एक लड़का कॉल किया कि आपका भाई मतलब एक्सीडेंट कर गया है। तो हम उसी से पूछे कि कैसे एक्सीडेंट कर गया। तो बोला है कि जो एगो टोचन में जा रहा था एगो ऑटो, और ऑटो में बैलेंस जो गड़बड़ाया ना, तो वही गिर गया वहाँ पर। और उसके बाद एक बैग ट्रैक्टर आया और स्पीड में था, थोड़ा ज़्यादा स्पीड में था ट्रैक्टर। उसके बाद उसको कमर पर चढ़ा दिया चक्का। और उसके बाद क्या वही 18 होगा एज। क्या मांग करते हैं? क्या मांग क्या है आपका? मांग क्या है? वही जो होना चाहिए जी, जो मुआवजा हमको चाहिए वो चाहिए हमको, जो मिलना चाहिए मुआवजा। सर जाम क्यों किया? वही इसीलिए जाम किए, मुआवजा दे देंगे, बस हम हटा देंगे। बउआ हमर पड़ल वही में बीचे रोड पर ट्रैक्टर वाला लेके भाग गए बउआ के चढ़ा के
आ टेम्पू वाला के घेर के रखल गैया आ दाना लेके जाई त कितना उम्र था? अरे बाप रे बाप, रे बाप रे, क्या नाम था लड़का का? बाप रे। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर बरना बांस घाट में भोजन बनाने के क्रम में गैस सिलेंडर में आग लग गई। इसके बाद सिलेंडर फटकर विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते 76 घर को जलाकर राख कर दिया। घर में रखे अन्न, वस्त्र, रुपए, बर्तन सब जलकर बर्बाद हो गए। 1.5 करोड़ से अधिक की संपत्ति का नुकसान होने की बात कही गई है। 4 बाइक, 18 साइकिल सहित दर्जन भर बकरी आग की चपेट में आ गए। 4 गाय भी झुलस गई। सूचना मिलते मौके पर पहुंची अग्निशमन दल के सदस्यों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। मोतीपुर के बीडीओ प्रशांत कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर अग्नि पीड़ितों के बीच खाना, पानी, लाइट और रहने की व्यवस्था कराई। उन्होंने कहा कि यथाशीघ्र सरकार के द्वारा अग्नि पीड़ित को दी जाने वाली सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, बहुत दुखद घटना हुई है जो आग लगी है दोपहर में, और आग बुझाया गया, लेकिन फिर भी 70 से 80 घर जो है प्रभावित हुए हैं और उनके पास एकदम कोई साधन नहीं बचा है। तो स्थानीय मुखिया जी हैं और प्रशासन के सहयोग से, और जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सब लोग गांव समाज के सहयोग से हम लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करवाया है, जनरेटर की व्यवस्था करवाया है। शिवा जी हैं यहाँ पर, वार्ड सदस्य, सब लोगों के सहयोग से हम लोग कार्य कर रहे हैं। और ये एक विद्यालय हम लोग यहाँ चिन्हित कर रहे हैं कि जो लोग अभी गृहहीन हुए हैं, उनको हम लोग कल यहाँ पर आज रात से ठहरवाएंगे ताकि उनको टेम्पोररी रूप से आश्रय मिले, और जल्द से जल्द हम लोग आगे की नुकसान हुआ होगा सर इसमें? लगभग लिस्ट तैयार किया गया है। लगभग 76 घर हम लोग चिन्हित किए हैं जो पूरी तरीके से आग से प्रभावित हुए हैं। आग लगने का कारण स्पष्ट हो सका है या नहीं? हाँ, देखिए, जो स्थानीय जांच में पता चला है कि आग सिलेंडर में आग लगी और उससे वो आग जो है और तेज़ी से फैली। 5-6 सिलेंडर फटने की सूचना है, और बहुत सारे गाड़ियों में भी आग लगी, मोटरसाइकिल में आग लगी। उसका जो टैंक है उसके फटने से भी दूर दूर तक ये आग फैल गई। तो जो छोटा सा आग था वो बड़ा हो गया। क्या लगता है कि अग्नि पीड़ित जो है उनको मुआवजा मिल पाएगा या नहीं? नहीं, एकदम जो सरकार के नियम अनुसार, जो सरकार का गाइडलाइन है, एकदम उसके अनुसार एकदम सारी व्यवस्था की जा रही है। मुकाए बरदात पर आने पर हमने मुआयना किया। यहाँ पे काफ़ी क्षति हुई है। लगभग कितने घर जले हैं? लगभग ये 70 घर का आंकड़ा है। और सामान कितना है? सामान मोटरसाइकिल जला है, साइकिल जला है, और कुछ जानवर भी घायल हुआ है, गाय, और 6-7 बकरियां मरी हैं। मोटरसाइकिल की संख्या कितना है? मोटरसाइकिल की संख्या 4 है। और साइकिल कितने हैं? 18। और नकदी वगैरह? नकदी वगैरह लगभग 50-60 लाख के लगभग जला है। कुल मिलाकर कितने घर जो है कि जलकर राख हुए हैं? कुल मिलाकर के लगभग 70 घर नुकसान हुआ है, जल करके राख हुआ है। अनाज भी जलने की खबर है? अनाज भी काफी संख्या, जो भी घर के सारे जो भी सामान थे वो टोटल जल चुका है। सारा सामान जल चुका है। मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न इलाकों से लगातार अगलगी की घटना सामने आ रही है। सोमवार की रात औराई थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया में हुए भीषण अग्निकांड में 5 घर जलकर राख हो गए। वहीं बकरी सहित 5 मवेशियों की जान चली गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लगभग 20 लाख से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। बताया गया कि पहले अमीरुल हक के घर में आग लगी, धीरे धीरे फैलकर 5 घरों को अपने चपेट में ले लिया। घर के अंदर बंद 5 पशु जल गए। उन्हें बचाने में 2 लोग भी झुलस गए। गांव के शौकत नदाफ ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। वहीं पंचायत के मुखिया महेश राम ने बताया कि सभी गरीब परिवार के लोग हैं। अपने स्तर से पीड़ित परिवार को त्रिपाल और 1000 रुपये मुहैया कराई गई है और विभाग को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। करीब सर रात के 12 बजे आग जो काफ़ी भयानक रूप लिया हुआ था, तो समय पर ग्रामीण ने पहुंचा, लेकिन ग्रामीण के द्वारा आग पे काबू नहीं पाया गया। चूँकि हमने वहां पे रंजीत भैया का फ़ोन लगाया, रंजीत भैया ने अपने ब्लॉक से गाड़ी
फिर भेजा, फिर जिला से गाड़ी भेजा और तब जाके आग पे कंट्रोल पाया गया। उस समय तक पूरा ही सामान जलकर राख हो चुका था, जिस चूँकि एक मवेशी है जो कि भैंस का बच्चा भी जल गया है, 4 बकरी भी जल गया है और करीब 20 लाख का पूरा सामान जो सामग्री है वो जलकर राख हो चुका है और पूरा घर का सामान, कपड़ा लत्ता, बोर बिस्तर सब जलकर राख हो चुका है, यानी कुछ सामान बचा ही नहीं है। अच्छा, किन परिवारों में आग लगी है, कैसे वर्ग के लोग हैं? ये लोग माध्यम बहुत मतलब गरीब वर्ग के लोग खेती मजदूरी किसानी करते हैं। दूसरा इन लोग का खुद का निजी खेत भी नहीं है, दूसरा घर में कटनी गेहूँ करते हैं और मजदूरी उजदूरी करके ये लोग रात का आसानी से खा पाते हैं। चूँकि इनका घर भी नहीं था, फूस का घर था और बहुत मुश्किल से लोग रहन बसन कर रहे थे। अच्छा, जनप्रतिनिधि से कोई मदद मिला है? हाँ, माननीय स्थानीय ग्राम पंचायत के मुखिया महेश राम, उन्होंने घटनास्थल पर पहुँचते हुए हर पीड़ित परिवार को एक तिरपाल और 1,000 रुपया अनुदान किया अपनी तरफ से। और माननीय प्रमुख पति रंजीत भैया द्वारा सामग्री हर व्यक्ति को 50-50 किलो का राशन उपलब्ध कराया गया। दाल, चावल, आटा, तेल उल सारा चीज़ रंजीत भैया के द्वारा उपस्थित करवाया गया। बतावे, हम लोग रोजा रमजान का दिन था जी, रोजा रमजान का दिन था। अफ्तारी किया, अफ्तारी करके आप माल जल रहा वो सबको देखभाल किया, देखभाल करके हम लोग सो गए। सोए के बाद वो ट्रैक्टर चलता था रोड पर और रोड पर ट्रैक्टर से टूटा कि हवा बहा तो टूटा, कैसे वो तार टूटा, तार से टूट के बिजली से आग लग गया। हम लोग से संभाल आग रहा नहीं कि हम लोग आग को संभाले, लोग झड़क लगता था आग से, कोई नहीं पानी फेंका, हम लोग 4 डोल पानी फेंका, हम लोग भी बैठ गए और क्या करें। कथी जला है? देख लीजिए, ये सब जल गया, मटर के रैया जितना रहा, जितनी सर सामान सब जल गया। जो पैसा कौड़ी, जो जेवर जेवरात जो रहा सब जल गया। देखिए वो कुकर, जितना सर सामान, मुर्गा मुर्गी सब जल गया, जितनी सामान रहा टोटल जल गया, कुछ नहीं। बदन में एगो कपड़ा हम पहने, एगो मेरा शहर पहने हुआ है, वही है बस। जल गया है घर, हम तो सोए थे, एगो उसका घर जल गया, अमीरुल का घर जल रहा, उसके बाद मेरा जल गया, 4 गो बकरी जल गया, 20 मन गेहूँ जल गया और दान दहेज रहा बहू का वो जल गया। बहू बाल बच्चा रहता है वो दिल्ली से, यहाँ कोई नहीं है। कैसे आग लगा जी? कैसे आग लगा? आग कैसे लगा? आग कैसे लगा? बिजली लाइट से जल रहा, बिजली से जल रहा है। कैसे आग बुझाया गया? बुझाया, एम्बुलेंस लाया और राय से आया, मुजफ्फरपुर से आया। क्या नाम है आपका? जिन्नी खातून। मदद कुछ मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला, अभी मिला ही मिला, आटा मिला है, चावल मिला है, चावल नहीं मिला, दाल मिला है। मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय परिसर में डिज्नीलैंड मेला नहीं लगाने देने को लेकर मेला के सचिव प्रदीप कुमार ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल और उनके पुत्र मोहित के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 12 सितंबर 2022 को बिहार प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष मदन मोहन झा के रहते हुए 1,65,000 रुपये सदाकत आश्रम के पटना स्थित कोष में चेक के माध्यम से जमा किया गया था। जब समय आया तो जैसे ही अपना सारा सामान लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे तो स्थानीय कांग्रेसी नेताओं और उनके सहयोगियों ने मारपीट और गाली गलौज कर 10 लाख रुपए रंगदारी की मांग की। मेला के सचिव प्रदीप कुमार ने वकील के मिश्रा के माध्यम से सीजेएम की अदालत में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष और उनके पुत्र मोहित के खिलाफ रंगदारी और धोखेधारी का मामला दर्ज कराया है। मामले की सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। एक कंप्लेंट केस दर्ज हुआ है, प्रदीप कुमार ने केस किया है। 3 लोग इसमें एक्यूज बनाए गए हैं। अरविंद कुमार मुकुल वर्तमान कांग्रेस जिलाध्यक्ष हैं यहाँ के, उनके पुत्र मोहित कुमार और अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बिहार। इन पे ये लोग डिज्नीलैंड मेला लगाते हैं, जिसका परमिशन इन लोगों ने कांग्रेस प्रदेश बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 12/9/22 को 1,65,000 जमा करके 9/4 से लेके 15/6 तक का परमिशन इनको दिया गया, ग्रांट किया गया, जिसका बजाप्ते इनके पास लेटर है। जब ये अपना सामान लेके पहुँचे यहाँ, तो यहाँ के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार मुकुल,
उन्होंने अपने लोगों के साथ गाली गलौज करके इनको भगा दिया। इनसे कहा गया, जो इनका आरोप है, इनसे कहा गया कि हमको 10 लाख रुपया दीजिए तभी आपको यहाँ लगाने की अनुमति दी जाएगी। जब इन्होंने अपना पैसा वापस मांगा तो इनसे कहा गया कि आप पटना जाइए। इनका कहना है कि पटना गए, वहाँ मिले, वहाँ इनसे बड़ी उनको बेइज्जत किया गया और कहा गया कि जिसको आपने पैसा दिया था उससे जाके पैसा लीजिए। इस सिलसिले में एक धोखाधड़ी और किन किन धाराओं में? हाँ, ये टोटल 5-6 धाराएं लगाई गई हैं। 323, 341, 384, 406, 420, 506 सेक्शन में इन लोगों पे केस दर्ज कराया गया है, जिसकी अगली तारीख 19 अप्रैल को। इधर अपने ऊपर दायर मुकदमे को कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने पूरी तरह बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह से निर्दोष है और उन्हें न्यायालय पर पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि बदनाम करने के लिए यह विरोधियों की साजिश है। ये सब एकदम बेबुनियादी साजिश है। कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सारे लोगों को बदनाम करने की एक साजिश चल रही है। डिज्नीलैंड मेला पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी, हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर उन्हीं के द्वारा आवंटन किया गया था और उस समय मेला लगा था। जब वर्तमान में नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी बने, उसी समय मेला लगी हुई थी। उन्होंने साफ निर्देश दिया कि अब मेला तिलक मैदान में नहीं लगेगा, इसको पूरा साफ सुथरा करके, और यहाँ जो है इसलिए कि बहुत सारे हमारे स्थानीय नेता, पार्टी के कार्यकर्ता वो मांग करते रहे हैं कि भाई हम लोग को मीटिंग उटिंग में दिक्कत होती है, बैठने उठने में जो है, गाड़ी उड़ी आने जाने में, तो वह निर्देश दे दिए कि नहीं अब मेला नहीं लगेगा। मेला वाले को हम बोल दिए कि भाई आप हटा लीजिए, आपका समय भी पूरा गया है, आप हटा दीजिए। पूर्व में ही 2022 में ही यह पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी से एक आवंटन 9/4/2023 से लेके जून तक का 2 महीना का एक करा लिए थे। हम उनको उसी समय कहे थे कि भाई आप यह गलत किए हैं, आप जिला इनकार कर दिया, आप जाके प्रदेश से ले आए हैं, लेकिन यह उचित नहीं है। तो यहाँ से मना कर दिया गया था? हम मना कर दिए थे, हम शुरू से हाँ मना कर दिए कि भाई जिला में, ये जिला मना कर दिया। उसके बाद पटना से तो पूर्व अध्यक्ष उस समय आवंटन चिट्ठी भेजे थे, तो हम उनका पालन कर लिए, लेकिन उसको हम हिदायत दे दिए थे कि आगे से मेला नहीं लगेगी। और जब वर्तमान अध्यक्ष जब नवनिर्वाचित हुए डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, तो वह साफ कर दिए। अब यह उसी समय से हमको मानसिक यातना, कितने लोग बाहुबली से लेके कितने लोगों को बराबर फोन कराता रहा, कभी पता ही से, कभी कहीं से, किसी माने एंगल से ही जो है नवादा पहुंच गया, वहां से बेगूसराय से। आईपीएल के शुरू होते ही युवाओं को ड्रीम 11 एमपीएल सहित कई प्रकार के मोबाइल ऐप के जरिए टीम बनाकर गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस गेम का प्रचार प्रसार स्टार क्रिकेटर और अभिनेता कर रहे हैं। इसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, क्रिकेटर हार्दिक पांड्या, पूर्व कप्तान सह बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन सौरव गांगुली, फिल्म अभिनेता आमिर खान पर मोटी रकम लेकर देश के करोड़ों युवाओं को जुआरी और सट्टेबाज बनाने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। तमन्ना हाशमी का कहना है कि सभी आरोपी अपने आर्थिक लाभ के उद्देश्य से प्रचार प्रसार कर युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तमन्ना हाशमी के अधिवक्ता सूरज कुमार ने बताया कि परिवाद को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 23 अप्रैल 2023 को तय किया है। देखिए, मैंने रोहित शर्मा, आमिर खान, सौरव गांगुली और हार्दिक पांड्या पे आज मुकदमा दायर किया है। मुकदमा इसलिए दायर किया है कि वो लोग गेमिंग ऐप का प्रचार प्रसार करते हैं।
जो कि जुआ और सट्टा खिलाने का काम करती है, युवाओं को बहकाने का काम कर रही है और इनके लाखों फॉलोअर्स हैं, करोड़ों फॉलोअर्स हैं। ये उनके बात पे विश्वास करके अपना भविष्य और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। इसी से आहत होकर आज मैंने उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में धारा 293, 292, 294, 406 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है और इसकी सुनवाई की तारीख जो है 22/4/2023 को रखी है। जी, मेरे माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने आज भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा, फिल्म अभिनेता आमिर खान, हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य और सौरव गांगुली पूर्व चेयरमैन BCCI और पूर्व क्रिकेटर भारतीय क्रिकेट टीम में इन्होंने 293, 292, 294, 406, 420 IPC के तहत एक मुकदमा माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के न्यायालय में दायर किया है, जिसका परिवाद पत्र संख्या 2252-23 है और जिसकी अगली तिथि 20/4/23 को रखी गई है। नए शिक्षक नियमावली 2023 का विरोध करते हुए मंगलवार को भाकपा माले ने मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में मार्च निकाला। पार्टी के नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिए जाने का निर्णय अच्छा कदम है, लेकिन कई वर्षों से स्कूलों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों पर भी इसे लागू कर देना कहीं से जायज नहीं है। नियमावली में यह प्रावधान है कि सरकारी कर्मी का दर्जा हासिल करने के लिए नियोजित शिक्षकों को भी यह परीक्षा पास करनी होगी। BPSC से परीक्षा लेने के बाद भी शिक्षकों को नियमित शिक्षक की भांति वेतनमान और सेवा शर्त की व्यवस्था करने का मामला स्पष्ट नहीं है। मांग है कि नियोजित शिक्षकों के पूर्ण समायोजन के साथ पुराने शिक्षकों की भांति सेवा शर्त और वेतनमान दिया जाए। विरोध मार्च में माले नगर कमेटी सदस्य धनंजय ठाकुर, नौजवान सेवा सभा के आबिद हुसैन, बबलू कुमार, विनय कुमार वर्मा, राजकिशोर प्रसाद सहित पार्टी के कई अन्य नेता शामिल रहे। शिक्षकों के सम्मान की गारंटी करने महान समाज सुधारक, महान शिक्षा के क्षेत्र में दलित पिछड़ों को आवाज़ देने वाले ज्योतिबा फुले की आज जयंती है। आज के दिन हमारी पार्टी भाकपा माले के द्वारा यह विरोध मार्च निकाला जा रहा है। आप तमाम साथियों को पता है, आप तमाम लोगों को पता है, पूरे बिहार को पता है कि वर्षों से बिहार के अंदर जो STT करके, CTET करके, BTET पास करके जो हजारों शिक्षक अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे थे कि सरकार 7वें फेज की बहाली निकालेगी और हम लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन सरकार ने उनके साथ धोखाधड़ी किया, सरकार ने उनके साथ धोखेबाजी की। उनको 7वें फेज का डेट अनाउंस करने के बजाय सरकार ने एक नया सेवा शर्त ही जारी कर दिया। वो नया सेवा शर्त क्या है? करना यह था सरकार को कि आप 4 लाख जो नियोजित शिक्षक थे आपके पास, इन तमाम नियोजित शिक्षकों को आपको राजकर्मी का दर्जा देना था। लेकिन आपने क्या किया? आपने नया सेवा शर्त में आपने कहा कि इन तमाम 4 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं, इन तमाम लोगों को BPSC से एग्जाम देकर आना पड़ेगा और नए कैडर में ये फिर बहाल होंगे, उसके बाद इनको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। वो नए लोग जो 7वें चरण के बहाली की जो इंतजार कर रहे थे, उन तमाम छात्रों को आपने क्या कहा कि BPSC एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, अब आप BPSC के एग्जाम के थ्रू आइए। ये कौन सा तरीका है बिहार के अंदर? आपको करना क्या था? आप बिहार के अंदर किस लिए आपकी सरकार बनी थी? आपने सरकार बनते समय क्या वादा किए थे बिहार के छात्र नौजवानों से, बिहार के शिक्षकों से? आपने कहा था कि जब हमारी सरकार होगी, महागठबंधन की सरकार होगी, तो तमाम वो 4 लाख जो नियोजित कर्मी है, वो सारा का सारा नियोजित कर्मी जो है राजकर्मी का दर्जा पाएगा। आपने बिहार के छात्र नौजवानों को कहा था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो तमाम जितने भी शिक्षक के खाली पद पड़े हुए हैं, उन तमाम पदों पर बहालियाँ होंगी। लेकिन आज ये उल्टा सीधा शिक्षक सेवा शर्त बनाकर आप बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। आप ये क्या करना चाहते हैं? आप वो महिला शिक्षक इंतजार कर रही थी कि भाई नया नियमावली बनेगा, उसमें हम लोग को ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लाभ मिलेगा। वर्षों से 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर महिलाएं जाकर नौकरी कर रही हैं, वो तमाम आज हतप्रभ है। आज तमाम वो शिक्षक वो सरकार के इस पूरे नया सेवा शर्त से जोड़ने की हतप्रभ है। आप शिक्षकों को सम्मान देने का काम करिए। हम लोगों ने देखा कि नीतीश जी जो समाज सुधार यात्रा पर जो निकले हुए थे विगत दिनों में, वो जाकर पूरे बिहार में शिक्षकों को अपमानित करने का काम कर रहे थे। आप क्या कर रहे हैं? पूरे बिहार में घूम के आप जीविका दीदियों को कह रहे हैं कि आप जाकर स्कूल में चेक करिए कि शिक्षक पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है। ठीक है, आपने कहा जीविका दीदी को, लेकिन आप ये भी बात कहते कि जहाँ पर एक कमरे में पूरा का पूरा स्कूल चलता है, जहाँ पर बैठने की सुविधा नहीं है, जहाँ पर बेंच
क्या सुविधा नहीं है, जहाँ पर डेस्क नहीं लगा हुआ है, जहाँ पर पुस्तकालय नहीं है। क्या आपने जीविका दीदियों को कहा कि कहीं पर बिल्डिंग नहीं होगा तो हमको सूचना करना, कहीं पर जो उसका स्कूल का अपना मकान नहीं होगा वहाँ पर हमको सूचना करना, कहीं पर स्कूल में शिक्षक का पद खाली होगा वहाँ पर हमको सूचना करना। आप ये काम नहीं करिएगा, ये काम आप नहीं करते हैं। जो काम आपको करना है वो काम आप नहीं करिएगा। और आप नौकरशाहों के सहारे आप चाहते हैं सरकार को चलाना। नौकरशाह सरकार आप अभी चला लेंगे, लेकिन आप इस बात को समझ जाइए कि चुनाव के समय नौकरशाह सरकार को बचाता नहीं है। चुनाव के समय जनता सरकार को वोट करती है। इसलिए आज हम लोग ने भाकपा माले ने हम लोगों ने कहा है कि बिहार के शिक्षकों के जो सम्मान की लड़ाई है और बिहार के उन तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हजारों शिक्षक अभ्यर्थी जो अपनी नौकरी के इंतजार में बैठे हुए थे, उन तमाम लोगों के साथ हमारी पार्टी भाकपा माले खड़ी है। हम उसके आंदोलन को लड़ेंगे। बिहार में नियोजित शिक्षकों के ऊपर नए नियमावली लागू होने के बाद अब शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का विरोध होना शुरू हो गया है। 20 वर्षों से सरकारी स्कूल में नौकरी करने वाले नियोजित शिक्षकों को अब फिर से परीक्षा देना होगा। पास होने के बाद ही उन्हें सरकारी नौकरी वापस मिलेगी। मुजफ्फरपुर के औराई, मीनापुर सहित सभी प्रखंडों में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने आक्रोशपूर्ण जुलूस निकाला और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला दहन किया। संघ के प्रखंड अध्यक्ष रवि कुमार ने पूर्व से नियोजित शिक्षकों के लिए साजिश बताते हुए कहा कि राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों को गुलाम बनाना चाहती है। देखिए, पुतला दहन जो है ये सरकार के नीति के खिलाफ है। कल जो नियमावली निकला है कैबिनेट के बैठक में, उसमें हम नियोजित शिक्षकों को रोड पर लाया गया है। अगर सरकार 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन के अंदर में अगर नहीं हम लोगों को माने तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आज पूरे जिला में हुआ है, पूरे प्रखंड में होगा, प्रखंड में तो हो ही रहा है, पूरे जिला में 4 बजे शाम में होगा। अगर सरकार इस पर भी नहीं मानी तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। पुतला दहन शिक्षा मंत्री जी का हुआ है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हुआ है। कौन भाग लिए थे इसमें? हमारे महासचिव सुधीर जी, आलोक भैया, राजशेखर जी, अमित जी और बहुत सारे साथी हमारे आए हुए हैं। ग्लोरियस मिस एंड मिसेस इंडिया वर्ल्ड बिहार चैप्टर के आयोजन में मुजफ्फरपुर की बेटी और बहू ने धमाल मचा दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि मिस और मिसेस बिहार मुजफ्फरपुर की मॉडल बनी। मिस कैटेगरी में सोनाली श्रीवास्तव विजेता रही, वहीं मिसेस कैटेगरी में विजेता का क्राउन रिमझिम सिंह को मिला। मुजफ्फरपुर पहुंचने पर मिस और मिसेस बिहार दोनों का जोरदार स्वागत डिप्टी मेयर मोनालिसा, डॉक्टर नवीन कुमार, पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने किया। सभी ने बधाई और शुभकामनाएं दी। मिसेस बिहार रिमझिम सिंह ने बताया कि ग्रामीण विकास बैंक में नौकरी के साथ ही उनका सपना मॉडल बनने का था। शादी के बाद भी वह अपने सपनों को साकार करना चाहती थी और आज मिसेस बिहार करने के बाद वह आगे मिसेस इंडिया में भी ज़रूर भाग लेंगी। वहीं मिस बिहार बनी सोनाली श्रीवास्तव ने इसे किसी सपने का पूरा हो जाना बताया। मैंने साई ग्लोरियस की तरफ से, अंजू मैम डायरेक्टर है वहाँ की, उन्होंने ये रखा है हमेशा, हर साल वो बिहार की बेटियों के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ मैंने चूज़ किया अपने लिए। मुझे इसमें जाने में बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे वो सारे टैलेंट, कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी है जो मैं इस लायक हूँ, तो मैंने इसमें परफॉर्म करा और आज मैंने विनर बन के मुजफ्फरपुर वापस अपने घर यहाँ का नाम भी रोशन किया। क्या क्या मिला है आपको, क्या बनी है? मैं मिस बिहार बनी हूँ, मिस बिहार 2023 की बनी हूँ, विनर हूँ। मिस बिहार बनने से पहले मिस मुजफ्फरपुर भी बनी है? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने फर्स्ट टाइम ही शो कराया है। जो वहाँ गए वहाँ पे बहुत कंपटीटर बहुत थे, टोटल 20 थे और 20 में मिस 10 थे और मिसेस भी 10 थे, जिसमें मैंने अपने कंपटीटर, मेरे काफ़ी कंपटीटर है जो बहुत हाजीपुर की है, बहुत दिल्ली की भी है, जिसमें मैंने मुजफ्फरपुर का है और मैं भी विनर बनी हूँ। अब आगे क्या? आगे
देखते हैं, अभी तो कुछ है ना, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, इससे ज़्यादा मुझे लेवल पे जाना है। आज मैं मिस बिहार बन रही हूँ, मैं बहुत कोशिश करूँगी मिस इंडिया में मैं जाऊँ, उसके बाद फिर मैं उससे ज़्यादा मोटिवेट हूँ और आगे मैं बढ़ूँ। अच्छा, मॉडलिंग के क्षेत्र में भी जाना चाहती हैं आगे? बिल्कुल जाना चाहूँगी, मैं मॉडलिंग भी करना चाहती हूँ, तो आगे वही। जीत का श्रेय किसे? जीत का श्रेय मैं अपने फैमिली को दूंगी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है, उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पे आई हूँ। मेरे बैकग्राउंड में ऐसा किसी ने करा नहीं है, जो मैं फर्स्ट टाइम मुझे मेरे फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट किए कि आप उस लायक हो, आप उसमें जाओ, तो मैंने खुद का अपना बेस्ट परफॉर्म दिया। ये साई ग्लोरियस इंटरटेनमेंट के द्वारा किया गया था पटना में, वहीं से मैं जीती हूँ। सफर कैसा रहा? सफ़र तो काफ़ी कठिन रहा, पर हम लोगों ने भी हार नहीं माना, कंटिन्यू लगे रहे और उसके बाद ये हासिल हुआ है। कितने प्रतिभागी शामिल थे जिन्हें आपने बीटा? 20 कंटेस्टेंट थे और 3 ब्रांड एम्बेसडर के लिए थी, तो 23 हुए। 20 में से 10 कंटेस्टेंट जो थे वो मिसेज थी और 10 मिस थी। तो मैं मिसेज इंडिया वर्ल्ड बिहार चैप्टर 2023 की विनर बनी हूँ। कैसा लग रहा है? मैं तो बहुत खुश हूँ, कभी सोचा नहीं था। मैं एक बैंकर हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी कठिन था, क्योंकि मार्च क्लोजिंग भी था मेरे लिए और मेरा ये पैसन भी 9 अप्रैल को ही था। जब लोग 9 मतलब अप्रैल में आराम करने का सोचते हैं बैंकर थोड़ा, तो मैं ये अपने पैसन को पूरा कर रही थी। लेकिन फाइनली मुझे एक बेटी होने पे नाज है, क्योंकि एक बेटियां ही सब कुछ कर सकती है, बाहर भी कर सकती हैं, घर में भी कर सकती है। तो मैं अभी जॉब कर रही हूँ, तो मैं बाहर भी वर्क कर रही हूँ, मैं घर के काम भी करती हूँ और अपने पैशन को भी पूरा किया मैंने। इसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मेरी एक फ्रेंड है अमृता, उसने मेरा इंस्टाग्राम वीडियो वगैरह देखा था, तो उसने मुझे बोला, हिम्मत दिया कि तुम कर सकती हो, तुम आगे जा सकती हो। फिर मुझे भी लगा कि जब मैं बैंक की जॉब को इतने अच्छे से निभा कर रही हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मेरे में वो है। और फिर मैंने किया। हाँ, परिवार से मुझे पूरा सहयोग मिला। मुझे कभी परिवार से ये नहीं मिला कि हाँ आपको ये नहीं करना है, और मैं तो यही चाहूँगी कि सारी लड़कियों को ये सहयोग मिले, ताकि वो अपना कैरियर खुद चुन सके, चाहे जिस फील्ड में वो जाना चाहे वो जाए। बिहार में इसको लगता है आपको आगे कि इस फील्ड में आगे जा पाएंगे? हाँ, मुझे लगता है कि मैं इस फील्ड में आगे जा पाऊँगी, क्योंकि जितना मेरे पास कॉन्फिडेंस था, वहाँ जाके मेरा कॉन्फिडेंस और डबल हो गया है। क्योंकि मैं फर्स्ट जिस दिन गई थी, जितना मेरा कॉन्फिडेंस था, मैं सोच रही थी कि आगे बढ़ पाऊँगी कि नहीं, जा पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड था। सभी ज़िले से लड़कियाँ आई थी, इनफैक्ट मुंबई से भी थी, जोधपुर से थी। तो मुझे लग रहा था कि हमारा लेवल थोड़ा कम है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बेटियां कुछ भी कर सकती है, एक बार ठान लो। हमने ठान लिया, टाइम से पहले जाके, रात को भी हमने मेहनत किया, दिन को भी किया, दिन रात एक कर दिया और आज रिजल्ट हमारे सामने है। मुजफ्फरपुर के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि मुजफ्फरपुर की 2 बेटियां मिस बिहार और मिसेस बिहार चुन के आई हैं। मिस बिहार सोनाली जी और मिसेस बिहार रिमझिम जी चुन के आई हैं। दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, ये जीवन में और आगे बढ़ें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं इन लोगों को, और ये आगे बढ़ के मिसेस इंडिया और मिस इंडिया बने। इसके साथ ही मैं चाहूँगी कि मिसेस यूनिवर्स और मिस यूनिवर्स भी दोनों बने, और बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी। इसके साथ ही आजकल हर क्षेत्र में बेटियां हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं, और अनेक कठिनाइयां हैं लड़कियों के जीवन में, लेकिन उन कठिनाइयों को झेलते हुए वो आगे बढ़ रही हैं। जैसे मिसेस इंडिया है, तो मैं आप लोग समझ सकते हैं कि एक शादीशुदा महिलाओं के लिए वर्क करना और घर का काम करना कितना कठिन होता है। बाहर अगर वर्क कर रही हैं तो घर का पूरा काम करना, खाना बनाना, कपड़ा धोना, बच्चे हैं तो बच्चों को देखना, उसके बाद बाहर का काम करना और एक मुकाम हासिल करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ आगे के जीवन के लिए। मुजफ्फरपुर के लिए आज ये गौरव का क्षण है कि मुजफ्फरपुर की 2 बेटी जो आज मिस और मिसेज बिहार बनी है, ये बहुत ही खुशनुमा ये माहौल अभी है। और ख़ासकर जो ये बताया पता चला है कि बिहार में और ख़ासकर और जी स्टेट से बहुत सी बच्चियां सब आई थी, लेकिन फिर भी मुजफ्फरपुर में ये दोनों ने, आज आप देखिए ताज पहने हुए कितना खूबसूरत लग रहा है, और मुजफ्फरपुर का ये लोग नाम रोशन किया है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है, गौरव का विषय है। और
भारत के सभी प्रधानमंत्री जी का ये सपना है और उनका ड्रीम भी है कि भाई बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, उसी को ये लोग आज जो है सो उनके मुकाम को, उनके आशा को ये लोग पूरा कर रहा है। और हम चाहेंगे कि ये लोग और आगे बढ़े और मुजफ्फरपुर क्या पूरा देश का नाम रोशन करें। मुजफ्फरपुर में सहायक प्राध्यापक बनने के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा और UGC, NET और JRF समर्पित एकमात्र शिक्षण संस्थान है वंचक शिक्षण संस्थान। यहाँ UGC और CSIR UGC के सभी विषयों के लिए NET और JRF की तैयारी कराई जाती है। यह शिक्षण संस्थान वर्ष 2015 से कार्य कर रही है। इसके अलावा शिक्षक पात्रता परीक्षा और STET की तैयारी कराई जाती है। इस शिक्षण संस्थान में ICOM, BCOM, MCOM, ISC, BSc, MSc, IA, BA, MA, BBA, MBA, BGMC, MJMC, PhD के साथ ही बैंकिंग, रेलवे, फौज के प्रवेश परीक्षा की भी तैयारी कराई जाती है। वंचक शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर मोहित ने बताया कि लेनिन चौक मुजफ्फरपुर स्थित यह शिक्षण संस्थान ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देती है। मेरा 2015 से ये टीचिंग का चल रहा है और हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम दोनों से करते हैं और हम लोग का अभी जो फोकस है वो UGC, NET और JRF पे है। बच्चों से क्या रिस्पांस मिला? बहुत अच्छा रिस्पांस है। अभी हम लोग का फरवरी वाला जो UGC, NET आर्ट्स और कॉमर्स का हुआ था उसका एग्ज़ाम हुआ है और लगभग सारे लोग क्वालिफाइड हैं और परिणाम आना भी बाकी है। जो कोरोना काल से देखा जा रहा है कि लोग ऑनलाइन की ओर ज़्यादा मूव कर रहे हैं, पर अब जैसे शांत है, मतलब तो कितना असर पड़ा पहले और अब में? देखिए, कोरोना आने के बाद बहुत टीचिंग जो है वो बहुत आसान हो गया। पहले जो हम लोग भाग भाग कर टीचिंग करते थे, अब हम लोग घर बैठे टीचिंग कर ले रहे हैं। हम लोग का जो एक्सपेंशन है वो बहुत बढ़ चुका है। आज हमारे पास ओवरसीज स्टूडेंट भी अपने घर से बैठकर हमारे साथ जुड़कर क्लासेज कर रहे हैं, चाहे वो IIT कानपुर से जुड़े हुए विद्यार्थी हों या फिर अलग अलग विद्यार्थी हों जो आज वंचक शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं और इससे टीचिंग व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित हुआ है। इस बार का जो रिजल्ट आया है वो कैसा है? अभी तो रिजल्ट अभी आंसर किया है, अभी रिजल्ट आना बाकी है। फरवरी का जो दिसंबर 2022 का जो एग्ज़ाम था वो फरवरी में हुआ था, अभी रिजल्ट आना बाकी है। परिचय मेरा नाम द मोहित श्रीवास्तव हुआ और मैं वंचक शिक्षण संस्थान का ओनर हूं और मेरा क्वालिफिकेशन MBA है। इसके साथ मेरा मास्टर डिग्री पॉलिटिकल साइंस और मीडिया में भी है। मैंने BBA किया है। UGC, NET मैनेजमेंट में मैं क्वालिफाइड हूं और अभी PhD चल रहा है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद पार्टी के नेताओं में जबरदस्त खुशी है। मंगलवार को मुजफ्फरपुर में भी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाया। इस अवसर पर जिला प्रभारी राकेश कुमार साहू ने कहा कि जिस तरह दिल्ली में पार्टी चुनाव लड़ी है उसी तरह आने वाले दिनों में बिहार में भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और दिल्ली की तर्ज पर बिहार में भी सरकार बनाएगी। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष संजय कुमार मयंक ने कहा कि हमारी पार्टी जनमानस की बात करती है, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करती है, यह मंदिर और मस्जिद की बात नहीं करती और यह आम आदमी की समस्याओं को रखती है और आने वाले चुनाव में पार्टी पूरी ताकत और शक्ति के साथ लड़ेगी। मौके पर प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर हेम नारायण विश्वकर्मा, संजय कुमार, शत्रुघ्न शर्मा, रमेश पासवान, इंजीनियर उपेंद्र सहित कई नेता मौजूद रहे। आज पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है जो जन जन की पुकार है। आम आदमी पार्टी आज पूरे लोगों के दिल में छा गई हुई है और हम लोग पूरे बिहार में लेकर एक नई ऊर्जा के साथ इस बार पार्टी बिहार में लड़ने जा रही है और लोगों को बताने जा रही है कि दिल्ली के तर्ज पे हम लोग बिहार में भी उसी चीज़ को दोहराएंगे और लोग जो समस्या में घिर गए हुए हैं उसे छुटकारा दिलवाएंगे। आम आदमी पार्टी इस बार पूरी पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ेगी और लोगों की समस्या दूर करेगी। ये हम लोगों के लिए और पूरे देशवासी के साथ साथ पूरे बिहार वासी के लिए खुशी की बात है कि आज हम लोग की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है
और ये ऐसी पार्टी है जो जनमानस की बात करती है, जनता की बात करती है, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करती है। ये मंदिर मस्जिद की बात नहीं करती है और ये आम लोगों की समस्या को रखती है। और आने वाले चुनाव में हम लोगों की पार्टी जो है कि पूरी ताकत और शक्ति के साथ लड़ेगी। हम लोगों के बीच और तमाम कार्यकर्ताओं के बीच ये खुशी का माहौल है और हम सभी लोग जो है कि इसकी शुभकामना देते हैं। संजय कुमार मयंक, पूर्व जिलाध्यक्ष। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।